नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए जरूरी है निवेश का टारगेट पहले सेट करना, और एक बार जब टारगेट सेट कर लें तो आप गोल बेस्ड स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या इस स्ट्रैटेजी को टारगेट के करीब आते ही बदलना जरूरी होता है, और कैसे समझे इस गोल बेस्ड निवेश की स्ट्रैटेजी को। इसी पर करने वाले हैं हम खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे, कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के हेड वेस्ट जोन विकास पुरी। बहुत स्वागत है ऋषिकेश और विकास, आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए। और इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट, और जब उस गोल बेस्ड प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट, और जब उस गोल के नज़दीक पहुंच जाते हैं तब वो स्ट्रैटेजी क्या हो ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। पर अगर हम थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करें, एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी रहे, क्यों बनाए, इस पर चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी हम पहले करते हैं। विकास, ज़रा बताइए ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है और इसको कैसे बनाना चाहिए। धन्यवाद स्वाति। हेलो ऋषि जी। देखिए स्वाति, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ये हो गया कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक पर्पस होना चाहिए कि मैं ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और मेरे क्या क्या गोल्स हैं लाइफ के जो आने वाले समय में मैं पूरे करना चाहता हूँ। सो टिपिकली हम जब एक ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो हम गोल को तीन हिस्सों में बांटते हैं, लाइक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वो गोल्स हो गए जो आपके लगभग 1 से 3 साल के अंदर अंदर टाइम पीरियड में आने वाले होते हैं, और 5-7 साल से लेके या कह लीजिए 10 साल के बीच तक का जो टाइम फ्रेम होता है वो आपके मीडियम टर्म गोल्स हो गए। और जो लॉन्ग टर्म हो गए आपके पास, यानी कि 15 साल 20 साल का टाइम होराइजन है जो आपके गोल्स। और जनरली रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया या बच्चों की शादी को लेके है। अगर सो एक एग्जाम्पल भी आगे देंगे कि अगर यंग कपल है तो उसके लिए शायद जो एक छोटा बच्चा अगर उनका होगा, उसके अगर इमीडिएटली कोई पढ़ाई आ रही है 1 से 3 साल में जब उनको स्कूल में डालना है, तो वो एक इनका शॉर्ट टर्म गोल है कि जब स्कूल में फीस देनी होगी, इनिशियल जो कैपिटल लगता है वो हमें एक्यूमुलेट करना है, तो वो शॉर्ट टर्म गोल हो गया। और वही अगर यही दंपति का जब बच्चे की 12th के बाद की जो पढ़ाई के ऊपर खर्चा आएगा, वही अब उनके लिए अब लॉन्ग टर्म हो गया कि हमें 12 से 15 साल का जो टाइम मिल रहा है उसमें हमें पैसा जमा करना है उनकी हायर एजुकेशन के लिए। और इसी दंपति का यदि 25 साल का आगे का टाइम होराइजन है कि जब उनको रिटायरमेंट लेनी है 25 या 30 साल की, तो ये उनका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो इस तरीके से हम आगे उसको समझेंगे कि ये जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल है जो आपके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव आएंगे उनके साथ कैसे जोड़ के आगे उस इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, तो ये हमने गोल को डिफाइन किया कि बेसिकली गोल है क्या, किस किस टाइम होराइजन के गोल होते हैं, और उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होती है। मैं ऋषिकेश आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है हमारी, कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इस तरीके के दोनों गोल्स में हमें, जब हम गोल के करीब पहुंचने जाते हैं, तो वहां पर स्ट्रैटेजी में बदलाव क्यों करना ज़रूरी है और कैसे करना ज़रूरी है ये समझना मैं आपसे चाहूँगी। अगर हम एक छोटे गोल से शुरुआत करें जो विद इन 3 to 5 years का एक हमारा कोई भी गोल है, फॉर एग्जाम्पल किसी को घूमने जाना है, वो अगर 5 साल में गोल आ रहा है तो वो पूरी प्लानिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एग्जीक्यूशन कैसे रहेगी, एसेट एलोकेशन कैसे बदलता है। नमस्ते स्वाति जी। विकास जी नमस्ते। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम एक टारगेट निर्धारित करते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि समझो, जैसे स्वाति जी ने कहा कि अगर किसी को घूमने जाना है, किसी का सपना है कि एक यूरोप ट्रिप करनी है जिसके लिए करीबन 7 से 8 लाख का खर्चा हो सकता है। अब ये 7 से 8 लाख का खर्चा जो है वो अचानक से खर्चा नहीं कर सकते, उसके लिए प्लानिंग करनी होगी किसी को 5 सालों के लिए समझो। तो सर्वप्रथम उनको क्या करना चाहिए कि कितना खर्चा आज यूरोप जाने के लिए लगता है। अगर वो खर्चा 5 साल के बाद 8 लाख रुपए, तो आज की तारीख में उसका खर्चा होगा करीबन 4 से 5 लाख रुपए। इन्फ्लेशन को जोड़ दे तो 5 साल के बाद उसका खर्चा 8 लाख होगा। तो ये गणित करना सर्वप्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद अगर 8 लाख का खर्चा होने वाला है तो आज से आप करीबन एक 10,000 की एसआईपी चालू कर दो। अगर आप 10,000 की एसआईपी चालू कर दोगे अगले 4 सालों के लिए, तो और मार्केट अगर 12.5% के हिसाब से ग्रो होता है, तो आपके पास एक कॉर्पस जमा हो जाएगा चौथे साल के अंत तक करीबन 6-6.5 लाख का। फिर वो 6-6.5 लाख जो आपने जमा कर लिए हैं 4 साल के बाद, वो 6-6.5 लाख आपने इक्विटी में निवेश किए थे, अभी वो इक्विटी से निकल के आपको डेट में निवेश करने होंगे।
क्यों करने होंगे डेट में निवेश? क्योंकि आप गोल के नज़दीक आ रहे हो। 5 साल के बाद आपको अगर घूमने जाना है, तो 4 साल के बाद आपको देखना होगा आपकी राशि कहाँ पहुँची है। 6 साढ़े 6 लाख अगर पहुँची है, तो काफ़ी अच्छी तरह से आपका ग्रोथ हुआ है। फिर आप वहाँ से निकल के इक्विटी से निकल के डेट में निवेश करते हो। अगर वो 6 साढ़े 6 7% के हिसाब से भी ग्रो होता है 1 साल के लिए, तो फिर उसकी कीमत होती है करीबन 7 से 8 लाख, 7 साढ़े 7 लाख रुपए। तो वो साढ़े 7 लाख काफ़ी हैंडी आ जाएँगे आपको आपका गोल अचीव करने के लिए। जो जैसे मैंने अपने उदाहरण के तौर पे कहा था कि एक यूरोप ट्रिप करनी है, तो फिर वो 8 लाख काफ़ी हैंडी आ जाएँगे आपको घूमने जाने के लिए। तो हमने स्ट्रैटेजी क्या की, पहले तो हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें 8 लाख रुपए की पूँजी ज़रूरी है। फिर हमने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि पहले 4 सालों के लिए हम इक्विटी में निवेश करेंगे एसआईपी के द्वारा। फिर आखिरी का 1 साल जो है, जो आखिरी पड़ाव है, वहाँ पे हमने हमारी स्ट्रैटेजी चेंज करी कि हम इक्विटी से निकल के डेट में चले गए। अगर हम डेट में चले गए तो हमने क्या किया, हमने लिक्विडिटी अपना ली है। हमने ये रिस्क जो है आपके इन्वेस्टमेंट का वो कम कर लिया है आखिरी 1 साल में। क्यों किया है? क्योंकि अगर अगर 5वें साल में मार्केट करेक्शन आती है या मार्केट नहीं चलता है या कोई भी आपत्ति आती है, तो आपका जो सपना है, उस पे कोई बाधा ना आए। तो आप 4 साल के लिए इक्विटी में निवेश कर रहे हो और आखिरी 1 साल के लिए डेट में निवेश कर रहे हो ताकि लिक्विडिटी आपके हाथ में हो और रिस्क काफ़ी कम हो जाए। ओके। तो ये आपने काफ़ी अच्छे से बताया ऋषिकेश, कि 5 साल का आपका जो गोल है, तो 4 साल तो आप समझ लीजिए कि आपको अच्छे से अग्रेसिवली एक ग्रोथ एसेट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसे से पैसा बनाना है, कंपाउंडिंग इफेक्ट तो चाहिए, लेकिन आखिरी का जो 1 साल है, उसमें आपको इतनी वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में। तो व्हाट मेक सेंस, शिफ्टिंग फ्रॉम इक्विटी टू डेट, इसमें आपको स्थिरता मिलेगी और जो कैपिटल जो एक इरोजन होता है एक मार्केट की वजह से, वॉलेटिलिटी की वजह से, उससे भी अब बचाव होगा। ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि टुवर्ड्स नियरिंग योर जैसे गोल एंड होता है आप करते हैं। मैं आपसे विकास जानना चाहती हूँ कि ऐसे ही किसी गोल के लिए जब लक्ष्य के करीब हम होते हैं तो कैसे स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। और ऋषिकेश ने तो बहुत ही अच्छे खूबसूरत एग्जाम्पल के जरिए बताया, पर कैसे फंड में पैसा डालना है या इक्विटी में भी विद इन जो लो रिस्क फंड्स है वहाँ पर पैसा शिफ्ट किया जा सकता है। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा थीमेटिक हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, वो जब व्हेन दे आर नियरिंग देयर गोल, क्या उनको भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? तो कैटेगरी के लेवल पर ये चेंजेस कैसे किया जाए विकास? स्वाति, सबसे पहले तो जो हाईली एग्रेसिव फंड्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल हम माइक्रो कैप आजकल इंडेक्स फंड्स हैं या स्मॉल कैप फंड्स हैं, या आपने बोला जैसे थीमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड हो गए, जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो सकती है या हाई रिस्क हो सकता है, रिवॉर्ड भी उसी में ही मिलता है, बट क्योंकि अब गोल हमारा पास पास आ रहा है, तो हम सबसे पहले उस चीज से मूव करने की कोशिश करेंगे जो बहुत हाई रिस्क है। अभी एक जो छोटी सी चीज और भी हो सकती है स्वाति, देखिए जैसे ऋषि जी ने बोला कि 5 साल का आपका गोल है, आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया, और मान लीजिए इस 5 साल के दौरान में फॉर्चुनेटली आपके पास बहुत एडिशनल कैश फ्लोज आ गए, तो वो भी एक हिस्सा हो गया आपके पोर्टफोलियो को, कि अब ये जो आपने 5 साल के लिए पैसा जोड़ने के लिए आपने थोड़ा एग्रेसिव बेट लिया था, और अचानक से आपके पास लिक्विडिटी आ गई, पर लिक्विडिटी आपके पास तीसरे या चौथे साल के आसपास आ गई, तो प्रोबेबली आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वो वाला जो इन्वेस्टमेंट ट्रैवल के लिए रखा था उसको आप शिफ्ट करके मर्ज कर सकते हैं आप किसी दूसरे लॉन्ग टर्म पे, और जो ये नया पैसा आ गया, ये पैसा आप अपना स्पेंडिंग कर सकते हैं जो आपके नियर टर्म में गोल आ रहा था। तो ये थोड़ा सा एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा कि आपकी बदलती परिस्थितियां जो है मार्केट के हिसाब से या आपके इन्फ्लोज के हिसाब से किस तरीके से आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं, आपको थोड़े से अपने गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं। हाँ, बट यदि मान लीजिए कोई नया कैश फ्लो नहीं है, तो एग्जिस्टिंग फंड में जो हाईली एग्रेसिव फंड्स हैं वहां से आप धीरे धीरे मूव कर जाइए, और आइडियली जो, क्योंकि अब आप गोल से लगभग 1 साल के अंदर अंदर आ गए हैं, तो आर्बिट्राज काइंड ऑफ फंड्स जो होते हैं उसमें आप शिफ्ट कर दीजिए, या कंजर्वेटिव डेट फंड्स रहते हैं जो डेट हाइब्रिड फंड्स हैं उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं, सो दैट आपका एक जो मीटर ऑफ अर्निंग है वो चलता रहे। लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आप ऐसे फंड्स में ना आ जाएं जहां पे आपको 1 ईयर 2 ईयर का लॉकिंग हो जाता है और उसमें आपका एग्जिट लोड लगे, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। इस तरीके से ग्रेजुअली आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना
पोर्टफोलियो जो है, अभी मान लीजिए मार्केट एक बहुत अच्छे बुल रन में चल रहा है, तो वो लालच भी करने की जरूरत नहीं है। उस समय ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि मेरा गोल 1 साल में आ रहा है, मार्केट बहुत अच्छे बुल रन में चल रही है, तो मे भी एक, अगर आप उसमें थोड़ा एग्रेसिव होना चाहते हो कि बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी एक हाईएस्ट कैटेगरी है जिसमें आप जा सकते हो, उसके बियॉन्ड आपको अपना ये एक्सपोजर कट डाउन कर देना चाहिए। ओके। मैं इसी बात से ऋषिकेश आपसे ये समझना चाहती हूँ, हमारे जो अलग अलग तरीके के गोल होते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हॉलिडे का आपने एग्जाम्पल दिया, हॉलिडे जैसा गोल है, कई बार वैसे लोगों का मन तो नहीं करेगा, पर वो थोड़े एक्सटेंडेबल गोल्स होते हैं कि ठीक है, आपने उसको 1 साल आगे बढ़ा दिया या आपका कुछ प्लान चेंज हो गया है, जैसा विकास ने बताया कि कहीं से पैसा कहीं पर आ रहा था, वो आपने शिफ्ट कर दिया। पर कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो टाइम बाउंड गोल्स होते हैं, एंड उनको टाइम के भीतर ही होना ज़रूरी होता है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन का गोल है। क्या ऐसे किसी गोल में एज पर मार्केट कंडीशंस बदलाव करना चाहिए? और आज जब ऐसे किसी गोल में जब हम व्हेन वी आर नियरिंग आवर टारगेट, तो अगर बाजार में काफ़ी उथल पुथल हो तो कुछ स्ट्रैटेजी बदलना चाहिए? जी स्वाति जी, जैसे विकास जी ने बहुत सही तरीके से कहा कि एजुकेशन दो किस्म के गोल्स होते हैं। एक होते हैं एस्पिरेशनल गोल्स और दूसरे होते हैं नॉन एस्पिरेशनल कंजम्पशन गोल्स, नीड बेस्ड जिसे हम कहते हैं। तो एस्पिरेशनल गोल जैसे गाड़ी खरीदनी है या वेकेशन पे जाना है, उसको हम अगर मार्केट सहायता ना करे या स्ट्रेटेजी सहायता ना करे और हम लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे, तो उसको हम थोड़ा डेफर कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं 1-2 साल के लिए। लेकिन जैसे आपने बहुत सही तरीके से कहा, जो नीड बेस्ड गोल्स होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, अभी एजुकेशन को तो हम डेफर नहीं कर सकते, हम डिले नहीं कर सकते, तो उसकी एक एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है ये। तो समझो फॉर एग्जांपल हम अगर देखें किसी के एजुकेशन है, हायर एजुकेशन की बात करेंगे, अंडर ग्रेड या ग्रेड के, समझो किसी को एक बेटा पैदा हुआ है और उसको अगले 15-20 साल की प्लानिंग करनी है। तो समझो इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर कॉस्ट देखी जाए उसके अंडर ग्रेजुएशन की करीबन 15 लाख हर साल की है, और 4 साल का ग्रेजुएशन पकड़ लो इंजीनियरिंग का, तो 60 लाख करीबन वहाँ खर्चा हो जाता है। और हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए करीबन 40-80 लाख रुपए का खर्चा आता है, तो वो दोनों मिला के करीबन 1.4 करोड़ का एक्सपेंस हो जाएगा। तो अगर ये एक्सपेंस है तो हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा आज से हमें कैसे उसका एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। तो मैं कहूँगा कि अगर हमें हमारे बेटे के लिए या बेटी के लिए 20 साल के बाद का प्लानिंग करना है, तो आज से आप एसआईपी चालू करो। कितने की एसआईपी करनी होगी? करीबन 20,000 रुपए की एसआईपी आप कर सकते हो अगले 15 सालों के लिए। 15 साल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 15 सालों तक आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 15 साल और 20 साल के बाद आएगा। तो 15 साल के लिए आप एक एसआईपी चालू किए जहाँ पे 80% की मात्रा जो है आपकी राशि की वो इक्विटी में जाएगी और 20% जो है वो डेट में जाएगा। और अगर दोनों मिला के अगर 12.5% से ग्रो होता है, तो वो राशि कुल मिला के 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 6 लाख तक पहुंच जाएगी। जैसे ही 15 साल खत्म होते हैं, तभी एक्चुअल खर्चा चालू होगा, वो अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो आप क्या कर सकते हो? आप एक एसडब्ल्यूपी प्लान कर सकते हो, जहां पे आप इक्विटी से डेट में पैसा डाल सकते हो, और वो 15 लाख रुपए जो मैंने अंडर ग्रेजुएशन के लिए कहे थे, साल दर साल निकाल पाओगे। और सेम स्ट्रैटेजी आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी कर सकते हो, जहां पे 80 लाख रुपए आप इक्विटी से मैं डेट में डाल के फिर वहां से, ताकि वॉलेटिलिटी एक तो कम हो जाए और लिक्विडिटी अवेलेबल हो। अगर मार्केट की आपत्ति भी आती है तो आपको सफर ना करना हो, आपके बेटा या बेटी उसका एजुकेशन सफर ना हो। तो अगर लॉन्ग टर्म एजुकेशन गोल है तो ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो ये कुछ, एक तो एसेट एलोकेशन है जो 80-20 का होना चाहिए, 80 इक्विटी और 20, ताकि ग्रोथ फैक्टर इन हो, अग्रेसिव एलोकेशन टुवर्ड्स इक्विटी हो। और जब आप नियर हो जाओ वो गोल के, जब एजुकेशन का एक्चुअल खर्चा आने वाला है, तब आप एसडब्ल्यूपी करके डेट में मूव हो सकते हो वॉलेटिलिटी कम करने के लिए। ओके, तो ये आपको एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि इसको खुद करने में आपको थोड़ी परेशानी भी हो या कन्फ्यूजन हो, तो आपके लिए एक्सपर्ट्स हैं हम अपने शोज़ के ज़रिए आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करें, या फिर एक अच्छे फाइनेंशियल सलाहकार की मदद से आप अपनी एक पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी को प्लान कर सकते हैं। ये एक बेहतर तरीका होता है अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
क्या रहे आपकी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी? लक्ष्य के नजदीक आने पर आपको क्या करना है, इस पर बातचीत हम कर रहे हैं। हमारे साथ ऋषिकेश पालवे हैं, आनंद राठीवाल से कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से विकास पुरी हमारे साथ है। विकास, कब अपने गोल को बदलें या फिर बढ़ाएं, आपकी क्या राय होगी इस पर? देखिए, 2-3 सिनेरियो में आप अपने गोल को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पिछले अभी ऋषि जी ने भी बोला कि अगर बच्चों की पढ़ाई है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो आपको मान लीजिए हम किसी तरीके से शॉर्ट पड़ गए अपने किटी को क्रिएट करने में और बच्चों की एजुकेशन का जो टाइम है पैसे देने का वो आ गया, तो उस केस में फिर हमें एजुकेशन लोन या कोई और ब्रिज फाइनेंस का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट हाँ, मान लीजिए गाड़ी लेने का एक गोल था, वहां पे अगर हम थोड़ा सा चूक हो गया, मार्केट जो है वो उतनी कंड्यूसिव नहीं रही, या घर अपग्रेड करना था, या कुछ ऐसे गोल्स थे जो एस्पिरेशनल थे, वो पूरे नहीं हुए, तो हम उसको हमें हमें उसे एक्सटेंड कर देना चाहिए। किसी भी तरह का हमें फाइनेंशियल प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि अभी मैंने ये सोचा था मैं मन में कि मैं 5 साल में गाड़ी अपनी अपग्रेड करूंगा, और 5 साल हो गए हैं लेकिन मार्केट कंड्यूसिव नहीं है, पोर्टफोलियोज नेगेटिव चल रहे हैं या डाउन चल रहे हैं, पर मुझे वो बेच के गाड़ी लेनी ही है, तो वो एक अच्छा जो है विचार नहीं होगा। अब एक और चीज देखिए स्वाति, जैसे हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, 60 ईयर्स का रिटायरमेंट एज है जनरली। अब रिटायरमेंट तो होती ही है 60 में, और मान लीजिए रिटायरमेंट किटी का एक गोल था जिसमें हम काफी ज्यादा गैप आ रहा है उसमें, तो क्या हमें उस पॉइंट पे आके, और आज की डेट में जिस तरीके से अवेयरनेस है हेल्थ को लेके और ऐसे लेके, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आफ्टर 60 ऑल्सो एक्टिवली काम करते हैं। तो वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं ये एक बिटर ट्रुथ है, लेकिन आपको अपना कैश फ्लोज मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सो दैट आप अपना एक रिटायरमेंट किटी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उस लेवल पे पहुंच जाए जहां आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके जो डिजायर्ड खर्चे हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो वहां पे भी मैं ये बोलूंगा कि आपको किसी ना किसी तरीके से कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा कि आप अपने गोल को एक्सटेंड कर दें। उसके अलावा जो है, आप बहुत सारे ऐसे गोल्स हो गए जो एस्पिरेशनल है, वहां पे आपको हमेशा अपना, अगर पूरा नहीं हो पा रहा गोल, तो आपका एक्सटेंड कर देना चाहिए टाइम। तो कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं, कंडीशन है जिसमें आप अपने गोल को बदल भी सकते हैं या फिर गोल को बढ़ा भी सकते हैं। ऋषिकेश, अब ऐसे में कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसको ध्यान में रखें जब हम यूजुअली अब देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा तो अब 15 साल का इतना लंबा चौड़ा जो निवेश जर्नी थी, मानिए फॉर एग्जांपल बच्चे की पढ़ाई की, अब उसके लगभग 13 साल पूरे हो चुके हैं, अब 2 साल आखिरी के बाकी हैं, तो मुझे अब अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रखनी है? जब मैं इस मोड पे आ जाती हूँ अपने इन्वेस्टमेंट की, तो किन बातों का ख्याल रखूँ? स्वाति जी, कुछ प्रिंसिपल्स जो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिंसिपल्स ही है जो इन्वेस्टमेंट या निवेश की जर्नी को बहुत स्मूथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं 4 प्रिंसिपल्स की बात करूंगा कि आपका रिस्क टॉलरेंस कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। उसका असेसमेंट करना, आपकी क्षमता कितनी है रिस्क लेने की, ये आपको असेस करना होगा हर पड़ाव पे, हर 2-3 साल में। स्पेशली जब आपके आप गोल के नजदीक आ रहे हो, तो आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय सेम नहीं रहता, उम्र सेम नहीं रहती, आपके प्रोफेशन सेम नहीं रहते, काफी सारी चीजें बदलती रहती है। तो उस हिसाब से आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जानना बहुत जरूरी कि रिस्क एक्सपोजर जो है वो टेपर डाउन होना चाहिए, या कम कम होता जाना, रिस्क जो है वो कम कम होता जाना चाहिए जैसे आप आपके लक्ष्य के नजदीक आते जाओ। जैसे मैंने पिछले दोनों उदाहरणों में बोला था कि जैसे आप आपके गोल या लक्ष्य के नजदीक आते हो, आप आपका एक्सपोजर जो इक्विटी का है उसको कम करते जाइए और डेट में एक्सपोजर बढ़ाते जाइए, ताकि क्या होगा कि आपकी लिक्विडिटी या वॉलेटिलिटी की वजह से आपका गोल इनकम्प्लीट ना रहे। ये दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल ये है कि आपके कैश रिजर्व्स जो है वो हमेशा हाई रखने की कोशिश कीजिए। एक पोर्शन जो है वो डेट में हमेशा रखा करो। आपका टाइम होराइजन क्या है, आपके लक्ष्य का टाइम होराइजन क्या है, उसके हिसाब से आपका डेट प्रोपोर्शन आप निर्धारित कर सकते हो। समझो 5 साल का डेट टाइम होराइजन है, तो 20% है वो डेट में रखो, 2 है तो 30% रखो। अगर सिर्फ 1 साल का टारगेट है आपका, तो पूरा 100% जो है वो आप डेट में रखिए, तो वहां पे आप अग्रेसिव नहीं जा सकते। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल
सिंपल है कि जैसे आपका एक गोल निर्धारित होके कंप्लीट हो जाता है, जो आपने निर्धारित किया था वो कंप्लीट हो जाता है, तो अगले गोल के सफर पे चल पड़ी है। क्योंकि गोल ये है जो आपकी निवेश की जर्नी जो है वो चैलेंजिंग बना सकता है और ऑर्गेनाइज बना सकता है, एक अनुशासन ला सकता है अगर आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लो। तो ये 4 प्रिंसिपल्स है जिसको आप फॉलो करोगे तो आपत्ति आने की गुंजाइश काफी कम होगी। विकास, आखिरी सवाल आपसे होगा, क्योंकि हम तो गोल्स की बात कर रहे हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, लक्ष्य के नज़दीक आने पर स्ट्रैटेजी क्या हो इसकी बात कर रहे हैं, पर वो लक्ष्य कितना लंबा हो या कितना बड़ा हो। कुछ कुछ कंडीशंस में तो हमें मालूम होता है कि हाँ, वो लक्ष्य कितना हमें लंबा रखना चाहिए, लेकिन यूजुअली एक टारगेट का लेंथ कितना होना चाहिए, कैसे हम उसको समझें या कैसे डिटर्मिन करें, कैसे उसको कैलकुलेट करें? देखिए स्वाति, बेसिक प्रिंसिपल्स तो वही है कि आप क्या एज पे हैं, आपके लक्ष्य कौन कौन से हैं, और उससे निर्धारित हो जाता है कि कितने समय बाद आएगा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी होता है स्वाति, जैसे मान लीजिए एक 70 ईयर के सीनियर सिटीजन है, बहुत अफ्लुएंट है, उनके फाइनेंशियल गोल सारे पूरे हो गए, और जो पैसा उन्होंने निवेश किया वो कहीं ना कहीं लेगेसी में नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा। अब इनके लिए कोई ऐसा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग तो अब नहीं रह गई है। अब इनका क्या है कि इनको लेगेसी में आगे पास ऑन करना है। तो हम जनरली क्या टेंडेंसी होती है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, एज उनकी ज्यादा है, तो उनको इक्विटी एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ रिवर्स है। हमने देखा है, खुद से बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि हमारे सीनियर सिटीजन ऐसे ऐसे निवेशक होते हैं जिनके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो चुके हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम है, और ये पैसा उनको अगली जनरेशन में इन द फॉर्म ऑफ लेगेसी पास ऑन करना है। वहां तो उनकी लेंथ और बड़ी होगी, बिकॉज मान लीजिए अगर उनको ये पैसा अपने ग्रैंड किड्स को देना है, तो आप ये सोच लीजिए कि इट इज नॉट कि 70 ईयर्स वाले ने निवेश किया है, वो निवेश का जो पर्पस है वो जनरेशन नेक्स्ट के लिए जा रहा है, जो कि ये बहुत छोटी है, और उनके लिए तो टाइम और भी लंबा हो गया। तो अचानक से आप ये देखेंगे कि एज से लेना कुछ देना कुछ नहीं है। पर्पस ऑफ द मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये पैसे का पर्पस क्या है वो डिफाइन कर देगा आपकी कि ये लेंथ क्या है इसकी। और वहीं पे अगर आप कोई यंग व्यक्ति हैं 40 या 42 साल के, और उनके आगे बैक टू बैक 3-4 गोल आ रहे हैं, तो वहां पे उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि मेरी रिस्क एपिटाइट क्या है, तो मैं उसके हिसाब से अपने लक्ष्य को निर्धारित करूं, और मैं इक्विटी एक्सपोजर, डेट एक्सपोजर उसी हिसाब से लूं कि जो मेरा नियरेस्ट गोल आ रहा है मैं उसमें कंजर्वेटिव हो जाऊं, जो मेरा मीडियम टर्म या 10 साल में आ रहा है मैं उसमें थोड़ा मॉडरेट रहूं, और जो मेरा अभी भी 15 साल या 20 साल का टाइम होराइजन है मैं उसमें अग्रेसिव हो जाऊं। तो पर्पस ऑफ द मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसी से डिफाइन हो जाएगा कि लेंथ क्या होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो की। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो हमने समझे आज गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, और जब आप उस गोल के करीब पहुंच जाते हैं तब आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तमाम हमने सिनारियोज, तमाम एग्जांपल्स के साथ हमने अपने दोनों एक्सपर्ट से जाने। ऋषिकेश पालवे और विकास पुरी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।